याद रखेंगे पिरिमिडीन का सूत्र, ये बेंजीन, इसमें एक नाइट्रोजन जोड़ दिया जाए तो पिरिडीन, एक और नाइट्रोजन जोड़ दिया जाए तो पिरिमिडीन। अब इसमें अगर इसकी स्ट्रक्चर और याद रखनी है तो आप इसी पिरिमिडीन में दो मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, एक तो सी डबल बॉन्ड ओ कर देते हैं, एक जगह तो ओ जोड़ते हैं और एक जगह NH2 जोड़ते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर NH2 जोड़ दिया और इसको सी डबल बॉन्ड ओ कर दिया, यहाँ पर NH2 जोड़ दिया और इसको सी डबल बॉन्ड ओ कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाता है? साइटोसिन हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? साइटोसिन। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। ये क्लास 12th में तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में BSc के स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जीवन की सबसे आधारभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की सबसे आधारभूत इकाई दोस्तों सेल होती है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीवित जीव के अंदर एक जीवित कोशिका पाई जाती है। उस जीवित कोशिका के केंद्रक होता है, उस जीवित कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम नाम के अणु पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नाम के जो अणु हैं उन्हें हम दो तरीके से बने होते हैं। जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो तरीके के बने होते हैं। एक तो बने होते हैं प्रोटीन से, एक तो बने होते हैं प्रोटीन से, साथ में एक अन्य प्रकार का जैव अणु भी इनसे मिलकर बना होता है। तो जो जैव अणु इनसे मिलकर बना होता है, जो प्रोटीन और जैव अणु जिससे क्रोमोसोम बने होते हैं, उन जैव अणुओं को ही न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये क्रोमोसोम वही अणु हैं जो आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होने का मतलब है कि एक पीढ़ी के जो गुण हैं वो अगली पीढ़ी के अंदर जाते हैं। जैसे पिता के गुण संतान के अंदर जाते हैं, वो आनुवांशिकता होती है। और उस आनुवांशिकता के लिए जो जरूरी चीज होती है बॉडी के अंदर, वो क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन और अन्य जैव अणु से। जो अन्य जैव अणु है, उसी अन्य जैव अणु को न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब इस जैव अणु को, जो न्यूक्लिक अम्ल है, उसके बारे में अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन देखें तो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या डेफिनेशन है? तो सबसे पहले कहा कि आनुवंशिकता के लिए जो उत्तरदायी कारक है उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रोटीन प्लस अन्य जैव अणु से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं को हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक DNA और RNA। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, 9th और 10th क्लास में बायोलॉजी के अंदर आता है कि DNA RNA में अंतर क्या है। तो अगर आपने ये सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आप थोड़ा सा और ध्यान से इसको देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, किस तरीके से मिलकर बना है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 3 सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 3 सब्सटेंस, कौन कौन से 3 सब्सटेंस है? एक तो शुगर होती है, मतलब शर्करा होती है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, तो शर्करा। और दूसरी चीज इसमें जो होती है वो क्षार होता है, एक क्षारक होते हैं कुछ, उनके साथ मिला होता है। और फॉस्फेट भी इसमें मिला होता है। तो जब केवल क्षार और शर्करा को मिलाते हैं तो इस कंपाउंड को न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। तो वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड, एक वर्ड है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब दोस्तों क्या होता है? क्षार और शर्करा से जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्षार और शर्करा से मिलकर जो बने होते हैं दोस्तों, उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट और ऐड कर दिया जाए, तो फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और न्यूक्लियोटाइड को कई बार जोड़ते जाएं तो एक लंबी श्रृंखला बनती है। उसी लंबी श्रृंखला को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है? केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन देख रहे हैं, ये पॉलीमर होता है, ये बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? बहुलक। किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और बायोलॉजी के हिसाब से हमने डेफिनेशन चेक की है, तो बायोलॉजी के हिसाब से हमने कहा कि जीवित कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो प्रोटीन के अलावा एक नॉन प्रोटीन अणु से मिलकर बने होते हैं, जो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन जैव अणुओं को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ने न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। दूसरा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्षार, शर्करा और फॉस्फेट।
क्षार, शर्करा और फॉस्फेट, तीन चीजों से मिलके ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो वन बाई वन हम चेक करते हैं कि क्षार क्या होते हैं, वन बाई वन चेक करेंगे कि शर्करा क्या होती है, और चेक करेंगे फॉस्फेट के साथ में किस प्रकार से जुड़ा होता है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये जो फॉस्फेट है और ये जो बना हुआ है वो शर्करा है, और ये जो बना हुआ है वो क्षार है। इन तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना है। अब देखेंगे कि ये क्षार कैसे पहचानेंगे, क्या नाम है इसका, और ये जो शुगर है वो कौन सी शुगर है, इसके बारे में हम चेक करते हैं। तो देखिए जरा क्या क्या हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें एक तो क्षार देखना है, एक शर्करा देखनी है, और तीसरा फास्फेट। तो फास्फेट का मॉलिक्यूल है CO4। अब आप देखें कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं इसमें। दोस्तों इसमें क्षार चार पांच क्षार होते हैं। एडेनिन होता है, एक होता है थायमीन, एक होता है साइटोसिन, एक ग्वानिन, और एक होता है यूरेसिल। ये पांच क्षार होते हैं। इनमें से चार क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें से चार। आया, था, चला, गया। ऐसे ही आरएनए में इनमें से चार क्षार पाए जाते हैं। बस आया, यू, चला, गया कर देना है। कैसे याद रखना है, डीएनए में कौन से क्षार पाए जाते हैं, चार। आया, था, चला, गया, ATCG, आया, था, चला, गया। और आरएनए में कौन से पाए जाते हैं, आया, यू, चला, गया। अब इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, इन क्षारों को कैसे हम इनकी स्ट्रक्चर्स को याद रख सकते हैं। तो देखिए जरा, दो प्रकार की क्षार हैं। ये पांच क्षार वैसे तो इनके नाम है, लेकिन ये दो तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। एक पहला कैटेगरी है इसकी, एक तो पिरिमिडीन क्षार होता है दोस्तों। क्या होता है ये, पिरिमिडीन। कौन सा क्षार होता है ये, पिरिमिडीन। और एक दूसरा क्षार होता है प्यूरिन। एक होता है पिरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन क्षार। तो पिरिमिडीन का मतलब क्या है, प्यूरिन का क्या मतलब है, देखो जरा देखते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर बहुत सबने देखी होगी, आप बचपन से पढ़ते आते हैं। इस संरचना का नाम क्या है, क्या है इस संरचना का नाम, बेंजीन। सब जानते हैं। अगर इस बेंजीन में यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है। इसका नाम ज्यादातर स्टूडेंट को मालूम होगा, 12th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेंजीन के अगर एक कार्बन एटम को उठाकर उसकी जगह नाइट्रोजन एटम लगा दिया जाए तो इस कंपाउंड का नाम दोस्तों पिरिडीन हो जाता है। क्या हो जाता है इसका नाम, पिरिडीन। अब आप इसको ये नहीं समझेंगे, ये पिरिमिडीन है और ये क्या है, पिरिडीन। तो पिरिमिडीन करने के लिए हम इसमें एक और नाइट्रोजन जोड़ देते हैं, एक और कार्बन को हटाकर एक और नाइट्रोजन जोड़ देंगे तो इसी को क्या कह देंगे हम, पिरिमिडीन। अब इस पिरिमिडीन क्षार से आपके सिलेबस में तीन क्षारक आपको दिखाई देंगे, पिरिमिडीन के डेरिवेटिव हैं, यानी कि पिरिमिडीन के साथ जोड़ दिया जाए कुछ। हमने क्या कहा, कैसे याद रखेंगे पिरिमिडीन का सूत्र, ये बेंजीन, इसमें एक नाइट्रोजन जोड़ दिया जाए तो पिरिडीन, एक और नाइट्रोजन जोड़ दिया जाए तो पिरिमिडीन। अब इसमें अगर आपको अगर इसकी स्ट्रक्चर और याद रखनी है तो आप इसी पिरिमिडीन में दो मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। एक तो C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, एक जगह तो O जोड़ते हैं और एक जगह NH2 जोड़ते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर NH2 जोड़ दिया और इसको C डबल बॉन्ड O कर दिया, यहाँ पर NH2 जोड़ दिया और इसको C डबल बॉन्ड O कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाता है, साइटोसिन हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, साइटोसिन। जो आप C लिख रहे हैं ये साइटोसिन है। और ये कैसे बना, इसी पिरिमिडीन स्ट्रक्चर में यहाँ पर NH2 जोड़ दिया और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कर दिया। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें और इस NH2 को यहाँ से हटाकर यहाँ भी C डबल बॉन्ड O कर दिया जाए, तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये स्ट्रक्चर कहलाएगी यूरेसिल। क्या कहलाएगी दोस्तों, ये यूरेसिल कहलाएगी, जो आपने यू लिखा है। क्या लिखा है, क्या कहलाएगी, यूरेसिल। अभी इनको बनाने के तरीके भी देखेंगे, ये कैसे बनाई जाती है, हम लैब के अंदर इसको कैसे बना सकते हैं। इनके लिए अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहला हमने कहा ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन में यहाँ NH2 लगा दिया और यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा दिया तो ये बन गया साइटोसिन, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O कर दिया तो ये बन गया यूरेसिल। अगर इसी यूरेसिल में यहाँ पर एक CH3 ग्रुप और जोड़ दिया जाए तो इसी से बन जाता है थायमीन। तो देखिए आप DNA और RNA के क्षारकों में कितना अंतर है, केवल थायमीन और यूरेसिल का अंतर है। और थायमीन की स्ट्रक्चर ये है, और इस पर अगर थायमीन की स्ट्रक्चर ये CH3 सहित है, और इस CH3 को हटा दिया जाए तो ये यूरेसिल बन जाता है। तो आपको DNA और RNA में तो एक बहुत माइन्यूट सा अंतर पता चला कि एक थायमीन होता है इसमें DNA में और RNA में यूरेसिल होता है, और थायमीन और यूरेसिल में केवल एक CH3 का अंतर होता है बस।
इसके बाद हम बात करें, ये हमने 3 क्षारों के बारे में बताया, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। आपके सामने 2 और रह गए, एक एडेनिन और ग्वानिन। अब ये प्यूरिन बेस है, ये तो थे पिरिमिडीन बेस। कैसे बेस थे? पिरिमिडीन। अब कौन से बेस रह गए? प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस को कैसे याद रखेंगे? तो अभी आपने जो पिरिमिडीन बनाया है, अभी आपने बनाया पिरिमिडीन। पिरिमिडीन कैसे बनता है सब जानते हैं, बेंजीन की रिंग में 2 नाइट्रोजन एटम, एल्टर एक पोजीशन को छोड़ के बस। अब इसके साथ 2 5 मेंबर्ड रिंग और बना देनी है, और 2 नाइट्रोजन एटम। तो ये जो रिंग बन गई इसी को कहते हैं प्यूरिन। बहुत आसान है, क्या कहा हमने आपको, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्यूरिन जानते हैं, और पिरिमिडीन अगर बनाना है तो 2 नाइट्रोजन जोड़ देना इसमें। अगर इसको प्यूरिन बनाना है तो एक 5 मेंबर्ड रिंग और जोड़ देते हैं विद 2 नाइट्रोजन एटम, तो ये बन जाता है आपका प्यूरिन। अब इसमें अगर NH2 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए यहाँ पे? एक NH2 जोड़ दिया जाए इस पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे जोड़ा था ऐसे ही NH2 जोड़ दिया जाए, तो इसी कंपाउंड का नाम एडेनिन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये एडेनिन कहलाता है। और इसी में अगर यहाँ पर एक NH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दिया जाए, यहाँ पर NH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O कर दिया जाए, तो इसी कंपाउंड का नाम ग्वानिन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने DNA के 5 क्षारकों के बारे में बात करी, 5 की स्ट्रक्चर देखी। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स थी हमारी वो देखिए जरा। यहाँ पर हमने बनाया सबसे पहले पिरिमिडीन, यहाँ पे बना लिया पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन में अगर आप थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा चेंज करें इसमें, और यहाँ पर NH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा दें, तो ये साइटोसिन बन जाता है। और अगर आपने दोनों जगह पर ये चेंज किया और यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, तो ये यूरेसिल हो जाता है। और अगर इसमें एक CH3 और जोड़ दिया जाए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 और जोड़ दिया जाए, तो ये थाइमीन हो जाता है। तो इस पिरिमिडीन डेरिवेटिव को बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। और इसको प्यूरिन बेस में आप कैसे चेंज करते हैं, तो कितना आसान है। एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, इसके पड़ोस में 2 नाइट्रोजन के सहित बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन यहाँ पे लगाएं, और यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और इस रिंग में आपने यहाँ केवल एक NH2 बढ़ा दिया, तो ये बन जाएगा एडेनिन। तो ACU और T हो गया, जी बचा। तो जी बचाने के लिए कुछ नहीं करना, इस NH2 को यहाँ कर देना। देखो ध्यान से, बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। तो कितना आसान है इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना, तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इस NH2 को यहाँ पे भगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड बन गया आपका। ये एडेनिन हो गया, ये ग्वानिन हो गया। देखो आगे आपके 5 क्षार, आया था चला गया, तो आया था चला और गया, ये हो गया। अब ये आया यू चला गया, ये हो गया आया यू चला और गया, 5 स्ट्रक्चर। अब हम दूसरा कंपोनेंट जो था वो शुगर था। दूसरा कंपोनेंट क्या था? शुगर। अब शुगर के बारे में चेक करते हैं कि शुगर क्या फॉर्मूला है, शुगर में क्या क्या होता है। तो इसमें बीटा डी राइबोज होता है। ये जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है इसमें दोस्तों? राइबोज शुगर। ऐसे ही ग्लूकोज होता है, ऐसे ही राइबोज की स्ट्रक्चर होती है। राइबोज में 5 कार्बन का शुगर है, और जबकि जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये 6 कार्बन का शुगर है। ऐसे ये पेंटोज शुगर है, ये हेक्सो शुगर है। तो ये पेंटोज शुगर जो है राइबोज, पेंटोज शर्करा है, वो राइबोज, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो वो कितना आसान काम है। एक ऑक्सीजन बनाएंगे और 5 मेंबर रिंग बना देंगे इसके साथ में, बना लेंगे। अब इस बीटा का क्या मतलब? इस बीटा का मतलब है कि पहले कार्बन पर जो OH है, ये जो पहला कार्बन है, इस पर ये OH की पोजीशन है वो ऊपर की तरफ है। अगर ये अल्फा यहाँ लिखा होता, अल्फा डी राइबोज लिख दें, तो अल्फा डी राइबोज का मतलब होगा इसी 5 मेंबर रिंग में पहले कार्बन पर जो OH है उसकी पोजीशन नीचे की तरफ है। बाकी आप यहाँ पे जो OH लगाएंगे वो नीचे की तरफ लगाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, CH2OH और H लिखना है। देखो परफॉर्मा आप बना लीजिए, ये ऑक्सीजन है, बीटा डी राइबोज है, इसीलिए यहाँ OH लगा दिया है। बाकी सब में OH को आपको यहाँ लगा देना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और 5वां कार्बन CH2OH के रूप में रहेगा, और यहाँ H रहेगा। इस तरीके से ये राइबोज शुगर हो गई। इसका नाम है बीटा डी राइबोज शुगर।
ये आरएनए में पाई जाती है। ये बीटा डी राइबोस शुगर जो है वो राइबोस शुगर किस में पाई जाती है, आरएनए में। इसी का नाम इसीलिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो डीऑक्सीराइबोज का क्या मतलब है कि डीऑक्सीराइबोज का मतलब है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन गायब कर दिया जाए, तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा, H रह जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन गायब कर दीजिए, तो इसे क्या कह देंगे, बीटा डी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से हमने दोनों सरल बात बताई, एक तो क्षार के फॉर्मूले बताए और एक शर्करा के फॉर्मूले बताए। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि क्षार कौन कौन से होते हैं, शर्करा कौन कौन सी होती है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल इनको बनाने के मेथड देखेंगे। लेकिन 12th क्लास में केवल इतना ही काफी है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानने के लिए, और यही अंतर है। बस एक बात और है, आपको केवल डीएनए की स्ट्रक्चर और पता होना चाहिए जो वाटसन ने दी थी। वाटसन ने डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी। क्या स्ट्रक्चर दी थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डीएनए की संरचना को सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर। डीएनए की संरचना कैसे होती है, सीढ़ी नुमा। डीएनए की संरचना कैसे होती है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होती है। अब सीढ़ी नुमा का क्या मतलब है, तो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर को देखो, जैसे एक सीढ़ी होती है ना, जो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है, इस सीढ़ी को रूप में उसने देखा। उन्होंने कहा कि इस सीढ़ी को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, और कैसे मोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे मोड़ दिया जाए, तो इस सीढ़ी को मोड़ने पे एक संरचना बनेगी, ऐसे कुछ मोड़ के आपने देखी होगी, इस तरीके से बनी हुई होगी, फिर इसमें कुछ ऐसे जुड़े हुए होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, इस सीढ़ी को मोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा ये जो रिंग है, ये जो सीढ़ी के डंडे हैं, ये सीढ़ी के डंडे में दो चीजें होती है, एक तो शुगर होती है और एक फॉस्फेट होता है। अभी बताया था, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर और फॉस्फेट के ये डंडे होते हैं, और ये जो इनको जोड़ने वाला कनेक्टेड है, इनमें बेस पाए जाते हैं, ये क्षार पाए जाते हैं। एक चीज और देखते हैं आप, यहाँ पे 3 डैश लिखा होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है 5 डैश। ये 5 डैश और 3 डैश क्या है, इसको समझने, तो जैसे आपने शुगर की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो ये आपको दिख रहा था, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन है। लेकिन जब भी डीएनए की स्ट्रक्चर लिखी जाती है तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश और 5 डैश। इन डैश का क्या मतलब है कि ये जो हमारे बेस थे, हमारा जो बेस था ना, ये एडेनिन, ग्वानिन और ये जो बेस थे, इन पे जो नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबर डालते हैं। अब इन दोनों नंबरों को अंतर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो शुगर की नंबरिंग जो होती है, शुगर की नंबरिंग में 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश ऐसे करके नंबर डालते हैं। अब इस 3 डैश का क्या मतलब होता है, 3 डैश का मतलब है कि यहाँ पर ये जो 5 डैश पे तो फॉस्फेट की स्ट्रक्चर जोड़ेंगे, PO4 यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ पे जुड़ेगा पहले नंबर पे क्षार। देखो, अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो शुगर है, इस शुगर के पहली पोजीशन पे OH को उठाकर यहाँ पे जुड़ जाते हैं क्षार, क्षारक जो होते हैं, और पांचवी पोजीशन पे जुड़ते हैं फॉस्फेट, और तीसरी ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाएगा। फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कौन से कार्बन से जुड़ी होती है, तीसरे डैश से। इस 3 डैश कार्बन से दूसरी लिंकेज जुड़ी होगी, यानी कि 3 डैश का मतलब है कि ये जो अगली डाइस्टर लिंकेज है वो तीसरे शुगर के कार्बन से जुड़ी है। 5 डैश का मतलब क्या है, ये इसका एक सिरा 3 डैश से जुड़ा है, दूसरा सिरा किससे जुड़ा होगा, 5 डैश से। यानी कि ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो ये नीचे 3 डैश से जुड़ा है और ऊपर अगला न्यूक्लियोटाइड 5 डैश से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये था। अब यहाँ पे जो एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ये एडेनिन का बॉन्ड थाइमिन से होता है, साइटोसिन का बॉन्ड ग्वानिन से होता है। इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, एडेनिन बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से हमने इस डीएनए की संरचना को देखा है जो वाटसन ने बताई थी। अब इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और 3 डैश और 5 डैश को किस तरीके से लिखते हैं, कभी कभी क्षारकों का क्रम पूछा जाता है, क्षारकों का क्रम पूछा जाता है। तो जो क्षारकों का क्रम है वो क्या है, अगर 3 डैश ACTGAT ऐसे 5 डैश लिखा हो तो इसके क्षारकों का अनुपूरक बेस का क्रम पूछा जाए तो 3 डैश की जगह 5 डैश, 5 डैश की जगह 3 डैश। इसका मतलब ये है कि इस रिंग का ऑर्डर दे रखा होगा उसमें बेसों का, तो इस रिंग का पूछा होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो 3 डैश की जगह क्या आ जाएगा, 5 डैश, क्योंकि 3 डैश किससे जुड़ा है, 5 डैश से। ए किससे जुड़ा है, T से। सी किससे जुड़ा है, G से, यानी आया था, आया किससे जुड़ा है, था से। चला किससे गया है, गया से। तो आया किससे जुड़ा है, था से। ये C के साथ G, T के साथ A, ऐसे जुड़ते जाएंगे और इसकी स्ट्रक्चर को लिख देंगे अनुपूरक बेस का क्रम। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 12th में भी आ सकता है, ग्रेजुएशन में तो आता ही आता है। तो बीएससी वाले बच्चे इस बात को ध्यान में
कि क्षारकों के अनुपूरक बेस का क्रम कैसे बनाते हैं। 3 डैश की जगह 5 डैश कर देंगे, 5 डैश की जगह 3 डैश कर देंगे, आया की जगह था की जगह आया, चला की जगह गया, यानी कि ए को एक्सचेंज करेंगे टी से और सी को एक्सचेंज करेंगे जी से। इस तरीके से आप एक्सचेंज करके क्षारकों के अनुपूरक बेस का क्रम बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने डीएनए के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कोशिश करी है देने की, वो दे दी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इन क्षारकों को बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।